नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है मसला का और मसले में बात करेंगे। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आज अंतिम और आखिरी दिन था। मानसून सत्र काफी ज्यादा हंगामेदार रहा और विधानसभा सदन के अंदर दोनों पक्षों के द्वारा कुल 55 प्रश्न रखे गए थे। अभय चौटाला ने सदन के अंदर नशे का मुद्दा उठाया तो वहीं पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। किन मुद्दों पर बहस हुई है और किन मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष जो है वो आमने सामने आते दिखाई दिए, इस खास रिपोर्ट से समझिए। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा और अंतिम दिन रहा, जिसमें नशे के साथ साथ कानून व्यवस्था के सवाल भी उठाए गए। अभय चौटाला ने सदन के अंदर नशे का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हरियाणा का युवा नशे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका आने वाले वक्त में काफी गलत असर पड़ता हुआ नजर आएगा। इसके जवाब में गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के अंदर नशे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सरकार ने NDPS एक्ट में 2000 से ज्यादा FIR दर्ज करी है। गृह मंत्री अनिल विज ने आगे कहा कि सरकार नशे पर लगाम लगाने के लिए NCB का गठन कर तस्करों की करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर चुकी है। 50 किलोमीटर की दूरी पर ट्रॉमा सेंटर खोले जाते हैं। खोलने के लिए हमें कहा हुआ है। पलवल में सिविल हॉस्पिटल में भी फैसिलिटी है और फरीदाबाद के हॉस्पिटल में भी फैसिलिटी है। उसके अतिरिक्त 7 प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर्स फरीदाबाद में है और फरीदाबाद में अभी मैं समझता हूं शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अमृता हॉस्पिटल 2400 बेड का, वहां पर 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। हांसी के विधायक विनोद भयाना ने 15 गांवों में धान और कपास की फसल नष्ट होने का मामला उठाया। विधायक ने कहा कि 3 बार लगातार फसल नष्ट हो गई है। किसानों की स्पेशल गिरदावरी करवाकर उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। किसानों को लेकर सरकार आगे आए और उनको उनका मान सम्मान मिलना चाहिए। साथ ही साथ विधायक ने हांसी को जिला बनाने की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि हांसी के लोगों के संघर्ष का सम्मान होना ही चाहिए। इसके जवाब में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार पहले ही किसानों के खाते में 4 करोड़ डाल चुकी है और बचा हुआ पैसा जल्दी किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत भी किसानों को लाभ देने का काम लगातार हमारी सरकार करती आ रही है। कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल हमारा है हरियाणा सरकार का, उसके ऊपर स्पेसिफिकली आगजनी, आपके बाढ़, ओवर रेनफॉल, ओलावृष्टि, अगर किसी की क्रॉप डैमेज हो जाती है तो हमारे द्वारा विद इन 15 डेज लास्ट सेशन के बाद पोर्टल बना दिया गया था, क्षतिपूर्ति पोर्टल। आज किसी किसान की फसल खराब होगी, डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा, मगर किसान के पास भी पावर है कि वो फोटो अपने मोबाइल से खींचकर जियो टैग कर अपलोड करे। और मैं साझा कर दूं कि अभी जब इस सदन में बोल रहा हूं 160 से ज्यादा किसानों ने हरियाणा प्रदेश में अपनी क्रॉप डैमेज रिपोर्ट करी। और इस सदन के प्रोसीडिंग्स के माध्यम से मैं प्रदेश में भी बोलना चाहता हूं, अगर आपके कहीं ओवर रेनफॉल हुआ है और क्रॉप लॉस हुआ है तो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो पोर्टल है उसी में क्षतिपूर्ति है, उस पर अपलोड करके किसान सरकार को इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकता है कि उसके क्रॉप लॉस। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, विपक्ष को पूरा समय नहीं दिया गया, जनता के मुद्दे उठाने का नहीं दिया गया समय। प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, प्रदेश में कानून व्यवस्था हुई खत्म। सदन के अंदर वक्त नहीं मिलने को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार ने विपक्ष को पूरा समय नहीं दिया, जिससे हम अपनी बात सदन के अंदर नहीं रख पाए। जनता के मुद्दों को भी सरकार उठाने का वक्त नहीं दे पाई। प्रदेश का हाल इस वक्त किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का ये हाल है कि कानून के रखवाले ही डर के साए में जीते हुए नजर आ रहे हैं। हमें जितना समय मांगा था, ये 3 दिन कराया, ये जितने मुद्दे हैं, जितने हमने एडजॉर्नमेंट मोशन दिए, जितने कॉलिंग अटेंशन दिए, जितना समय मांगा, उसके लिए कम से कम 15 दिन चाहिए थे। 15 दिन चलाना चाहिए था सेशन को, नहीं इनकी मेजॉरिटी है। कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, महंगाई है, बेरोजगारी है,
हर मुद्दा है, लेकिन सर भ्रष्टाचार है। कल 1 घंटा पहले ही सेशन खत्म हो गया। बिजनेस ही नहीं है, लिस्ट ऑफ बिजनेस नहीं है। अपोजिशन को बोलने का समय देते नहीं, सिर्फ 0 आवर भी जो है जबरदस्ती अखबार का, चलो 3 मिनट में आदमी क्या कहेगा आप लोकल समाचार। 3 दिन का मानसून सत्र अब खत्म हो चुका है। कई मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने आई तो कई मुद्दों को लेकर एक साथ भी दिखाई दी। हरियाणा के विकास को लेकर पक्ष और विपक्ष एक साथ काम करेगा तभी जाकर हरियाणा की उन्नति होती हुई दिखाई दे सकती है। हर खबर ब्यूरो रिपोर्ट। आपको बताएं, किसान खराब फसल को लेकर जो है वो दुष्यंत ने साफ तौर पर कहा कि पोर्टल पर ब्यूरो जो है वो दिए जाना चाहिए और उसके आधार पर आगे की जो फसल योजना है उसको लेकर काम किया जाएगा। फसल योजना को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, अगर किसी किसान की अतिवृष्टि से नुकसान होता है तो वो मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर फोटो खींचकर यूं का त्यों टैग कर सकता है और उसकी जो भी क्षति हुई है उसका मुआवजा दिया जाएगा। और अभी तक 160 से अधिक किसानों को अपने नुकसान का ब्यूरो दिया है और बाकी प्रभावित किसान भी इसको अपलोड कर सकते हैं। और वहीं पर अगर बात की जाए कानून व्यवस्था को लेकर तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो सरकार को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था एक बड़े पैमाने पर चरमराती हुई नजर आ रही है और इसका खामियाजा जो है वो हमारे देश और हमारे प्रदेश के वासी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं, बुढ़ापा पेंशन का मुद्दा भी सदन के अंदर उठता हुआ नजर आया और सदन में निर्दलीय विधायक ने यह मुद्दा उठाते हुए तमाम बातों को रखा और उन्होंने कहा कि जो बुढ़ापा पेंशन है उसको लेकर भी सरकार एक योजनाबद्ध तरीके से काम करती हुई नजर आनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों को सदन के अंदर नेता विधायक छूते हुए नजर आए और सरकार के जो मंत्री थे, जो उससे रिलेटिव मंत्री थे, वो जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। अवैध खनन का मुद्दा एक बड़े पैमाने पर दूसरे दिन भी उठता हुआ नजर आया और उसको लेकर चर्चा एक बड़े पैमाने पर होती हुई दिखाई दे रही थी। सदन में अवैध खनन का मुद्दा इसलिए एक बड़े पैमाने पर उठाया गया क्योंकि बीते ही दिनों देखा गया था कि डीएसपी मर्डर के बाद से ही हरियाणा की कानून व्यवस्था और अवैध खनन को लेकर कई बड़े सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर कानून व्यवस्था हरियाणा के अंदर अगर इतनी लाचार होती हुई नजर आएगी कि जो कानून के रखवाले हैं अगर वो ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। इसको लेकर सदन में काफी देर बहस हुई और बहस के बाद जो है साफ तौर पर गृह मंत्री अनिल विज ने आश्वासन दिया और यह कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर हमने काफी टीमों का गठन किया है और आगे ऐसी घटना ना हो इसको लेकर भी सरकार काम कर रही है। पलवल मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर भी बनेगा, इसकी भी घोषणा जो है वो की जा चुकी है। आपको बताएं, हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रश्न के उत्तर देते वक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने यह भी कहा है कि पलवल के अंदर मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे जिसमें ट्रॉमा सेंटर भी बनवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के मानकों के अनुसार 50 किलोमीटर की परिधि के अंदर ट्रॉमा सेंटर बनाने के निर्देश दिए हुए हैं और इसके अतिरिक्त यह भी कहा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता मामले के तौर पर देखी जा रही है और उसके आधार पर भी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि एक बड़े पैमाने पर यह सदन 3 दिन का था और वो सदन जो है अब अनिश्चित काल के लिए जो है वो समाप्त हो चुका है और आगे क्या कुछ होगा इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे काफी पैनलिस्ट जो है वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और उससे पहले आपको बताएं कि किन किन मुद्दों को लेकर सदन के अंदर गहमा गहमी हुई और किन किन मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए। किसान खराब होने को लेकर जो है वो विपक्ष और पक्ष सामने आता हुआ नजर आया। पलवल मेडिकल कॉलेज के अंदर ट्रॉमा सेंटर बने, इसको लेकर जो है वो मांग रखी गई। अवैध खनन को लेकर मांग रखी गई थी और साथ ही साथ जो एक बड़े पैमाने पर कानून व्यवस्था का सवाल इस बार जो विपक्ष उठाता हुआ नजर आया है उसको लेकर भी सवाल पूछा गया था और आश्वासन वही मिला है कि आने वाले वक्त में कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त है हरियाणा में कि कोई भी परिंदा पर मारता हुआ नजर नहीं आ सकता है। और इस बार खास बात यह रही कि जो पोर्टल है उसके द्वारा भी लोग जो है वो अपने अपडेट करते हुए नजर आए और ई पोर्टल पर जाकर अपने अपडेट करते हुए दिखाई दिए और उसके माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी अगर जानकारी लीक होती है तो उस विधायक उस मंत्री का उसमें दायित्व बनता हुआ नजर आएगा। ई असेंबली इस बार पहली बार हरियाणा में हुई है और ई असेंबली के अंदर ये जो मानसून सत्र था ये सत्र 3 दिन का चला और 3 दिन सत्र के अंदर काफी अहम मुद्दों को लेकर
चर्चाएं हुई। जल भराव एक बड़ी समस्या हरियाणा के अंदर है, उसको लेकर ये कोशिश की गई कि मुद्दे को उठाया जाए और आगे इसके ऊपर बात की जाए। इसके साथ ही साथ जल भराव के बाद जो स्थितियां पैदा होती हैं उसको लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने आते हुए नजर आए और साफ तौर पर कहा कि जो मेट्रो शहर हैं, जो मेट्रो सिटी हैं, वहां पर भी एक बड़े पैमाने पर जल भराव जैसी समस्या पैदा हो रही है। काफी मुद्दे वहां पर छाए रहे और काफी मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने आती हुई नजर आई और आगे क्या कुछ होगा और किस तरह से हरियाणा का विकास होता हुआ नजर आएगा, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट कुछ ही देर में बस जुड़ने वाले हैं और उनसे इस बात को लेकर भी पूछा जाएगा कि आखिर जो विपक्ष सवाल उठा रहा है वो कितने ज्यादा जायज होते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार इसके ऊपर क्या कुछ आगे कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। ये असेंबली हुई है और बीते दिन भी अवैध खनन का मामला उठाया गया था। चलिए, हमारे साथ फिलहाल जोगेंद्र मोर जी प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के जुड़ चुके हैं और डॉक्टर शालिनी यादव राजनीतिक एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का सर स्वागत है। मैम, स्वागत है आपका हर खबर के ऊपर। और मेरा पहला सवाल आपसे ही रहेगा डॉक्टर जी, शालिनी जी, फिर उसके बाद जोगेंद्र जी मैं आपके पास आता हूं। मैम, कैसे देखा, क्योंकि 3 दिन का जो ये सत्र चला है, क्या कुछ आपको लगा कि महत्वपूर्ण चीजें हुई और हरियाणा का विकास जो है वो इसमें होता हुआ नजर आएगा? डॉक्टर शालिनी जी, तो मुद्दे इस वक्त आए गए हैं जिस तरह परफॉर्मेंस रहा है पिछले साल में, पिछले इलेक्शन से लेकर अब तक की सरकार के परफॉर्मेंस से बहुत खुश नहीं है। खासकर की जो सबसे अहम मुद्दा जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर का चल रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर में सरकार कुछ भी क्लेम कर रही हो हरियाणा की, लेकिन एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो कुछ और ही बताते हैं। वो ये बताते हैं कि इस वक्त हरियाणा का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो देश में लगभग सबसे खराब है। चार्जशीटिंग जो है, वो चार्जशीट को फाइल करने का रेट जो है वो करीबन 37% है और नेशनल एवरेज 85% है। तो आप सोच लीजिए कि जितने चार्जशीट्स हो रहे हैं क्राइम्स के लिए वो हरियाणा में इतने कम क्यों हैं। ये बहुत ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा असेंबली में डिबेट होना चाहिए था। खनन माफिया जो है हरियाणा में, आप बताइए, जिस धड़ल्ले से ये लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अरावली के पूरे हिल्स इन्होंने कॉन्कर कर लिए, पूरे इन्होंने उसके ऊपर कॉन्क्वेस्ट कर लिया है, पूरा अपने अंडर ले लिया है। कितने इलीगल कंस्ट्रक्शंस को हमने टूटता हुआ देखा है। गुड़गांव के एडमिनिस्ट्रेशन ने तोड़ा भी है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से फॉरेस्ट एरिया भी डिक्लाइन कर रहा है और ये इलीगल या ये खनन माफिया या इलीगल एंक्रोचमेंट जो है वो नेचुरल फॉरेस्ट एरिया के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो रहा है, उसके बावजूद गवर्नमेंट जो है वो ऐसी चीजों को डिफेंड करते चली जा रही है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिसके ऊपर ऑपोजिशन जो है वो इस सरकार को एकदम बहुत ही गहरे दबाव में डाल सकता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि विपक्ष के कमजोर होने के कारण, विपक्ष की आंतरिक जो उनकी पार्टीज में अपनी लड़ाइयां चल रही हैं, उसके कारण मुद्दे जो हैं वो उतनी गहराई से, उतने इन डेप्थ और उतनी तीखे तरीके से नहीं उठाए जा रहे हैं जो कि उठाए जा सकते हैं। अब आप देखिए, हरियाणा सरकार ने इतने क्लेम्स किए थे कि हरियाणा को एक बहुत डेवलप करेगी। लेकिन डॉक्टर शालिनी, एक मैं काउंटर सवाल आपसे लूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। 2009 का जिक्र जो है वो मंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि अवैध खनन जो उस वक्त होता था अब उतने बड़े पैमाने पर नहीं होता, जब 2009 के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। देखिए, आप अगर खनन की बात कर रहे हैं, खनन माफिया जो है वो दिन पे दिन स्ट्रांग ही होता जा रहा है। किस बेसिस पे क्या आंकड़े हैं उनके जिसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि उस लेवल तक नहीं होता। ये जो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स है जिसे हम देखते हैं आजकल, कि हर चीज को पहले से कंपेयर करके और बगैर किसी फैक्ट्स के कंपेयर किया जाता है और कहा जाता है पहले से सिचुएशन अब ज्यादा खराब है या पहले से सिचुएशन अब ज्यादा अच्छी है कुछ चीजों के मामले में। तो ये जो पहले और जो ये अब है, पहली चीज तो जो आप जिम्मेदारी आपने उठाई है, वो जिम्मेदारी आपने एक बहुत ही न्यूट्रल तरीके से काम करने की उठाई है। आपको पता था कि सिचुएशन क्या है जब आप गवर्नेंस में आए।
लेकिन उसके बावजूद अगर आप हर बार यही कहते हैं कि पहले से अच्छा है या पहले से बेहतर है, तो सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि एक डीएसपी आपके खुलेआम मार दिए जाते हैं खनन माफिया द्वारा, और उसका वीडियो बन जाता है। और चलिए इसके ऊपर भी डॉक्टर शालिनी इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। जोगेंद्र जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अर्जुन सुडेल जी प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी स्वागत है हर खबर के ऊपर। पहले मैं सवाल जोगेंद्र जी से ले लेता हूं। जोगेंद्र जी कैसे देखते हैं 3 दिन का मानसून सत्र, और कांग्रेस पार्टी जो है वो विपक्ष की भूमिका निभाती हुई नजर आई, कैसे रहा 3 दिन का आपके हिसाब से मानसून सत्र? देखिए, पहली बात तो हमारी ये मांग थी कि सत्र जो है वो लंबा चलना चाहिए। 3 दिन का सत्र बहुत कम था, और फिर विपक्ष की आवाज को दबाया गया। हालांकि बहुत जोर जोर से जोर शोर से मुद्दों को उठाने की भी पूरी कोशिश की जाती। प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमने एडजॉर्नमेंट की मांग की, मतलब काम रोक प्रस्ताव की मांग की, उस पर विशेष चर्चा की बात की थी। लेकिन जब हम अध्यक्ष से गुहार लगा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उस वक्त सरकार जो है यानी संख्या बल के दम पे इंटरप्शन कर रहे हैं, और वॉकआउट मजबूरी में है जनता को ये दिखाने के लिए कि प्रदेश की किस प्रकार से सदन में भी जो है आवाज जो है वो सुनाई नहीं है। विशेष चर्चा की जो बात है उस पर विशेष चर्चा ही नहीं हुई। कि आप देखिए कि प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर ये कहना कि किसी प्रकार से कि पहले की स्थिति में मैं सुनील जी यहाँ पे बैठे हैं, अभय सिंह चौटाला जी ने भी कहा कि 19 से लेकर जोगेंद्र जी आपकी आवाज जो है वो हम तक साफ नहीं आ रही है। आपसे दोबारा संपर्क करेंगे जब तक आपकी ऑडियो जो है वो साफ करवा देते हैं। अर्जुन जी हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ा हुए। अर्जुन जी आपने कैसे देखा, क्योंकि 3 दिन का मानसून सत्र जो था उसमें आपकी पार्टी भी बहुत ही ज्यादा अहम मुद्दे लेकर आई और लगातार सरकार को घेरती हुई नजर आई, कैसे रहा सर 3 दिन का मानसून सत्र? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो 3 दिन का सत्र है ये बहुत कम सत्र है। ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। और अगर हरियाणा प्रदेश के मुद्दे उठाने, क्योंकि सरकार भाग रही है मुद्दों से, अगर सरकार इस सत्र को बढ़ाती, इस सत्र को लंबा चलाती, तो सत्र के मुद्दे आते और उससे सरकार बचना चाह रही है। और रही बात दूसरी, इसमें क्या क्या होता है, विधायकों को समय नहीं दिया जा रहा, डिबेट का समय नहीं दिया जा रहा है बिल्कुल भी। पर फिर भी अभय सिंह चौटाला जी ने, मैं आपको बताऊं, 13 से 14 लगभग ध्यान प्रस्ताव पेश किए थे, लेकिन उनमें से भी कहीं ना कहीं 2-3 मुद्दे, वो नशे का है, वो अवैध खनन का लेकर के, उसको उनको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 उनके लिए गए हैं, जिस पर उन्होंने बखूबी से, जिस तरह से वो पहले ही मुद्दे उठाते रहते हैं, उस तरह से उन्होंने मुद्दे उठाने का काम किया। और दूसरी बात, क्या कह रहे हो सर? हाँ बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, उसके बाद भी अभय सिंह चौटाला जी ने पूरी तरह से मुद्दे उठाने का काम किया। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो पिछली सरकार के आंकड़े गिना रही है। पिछली सरकार में क्या हुआ उसको छोड़कर आप अपनी सरकार की बताइए कि आपकी सरकार ने क्या किया। वो पिछली जो चला गया उससे क्या लेना, उन्होंने किया उन्होंने नहीं किया, ये दोनों पार्टियां अपने आप लड़ती रहती हैं, और इसके लड़ने से जनता पर, हरियाणा प्रदेश की जनता का नुकसान होता है। और हरियाणा प्रदेश के मुद्दे बिल्कुल नहीं दोनों पार्टियां उठाती। और जब कांग्रेस की बात आती है, कांग्रेस जब ईडी का छापे इन पर पड़ते हैं, इनके नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाते हैं, तब ये जाकर के प्रदर्शन करने का काम करते हैं। हरियाणा प्रदेश में पेंशन काटी जा रही है बुजुर्गों की, उसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल निरंतर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रही है। अकेले यमुनानगर में 36,000 पेंशन काटी जा रही है। लेकिन अर्जुन जी, लेकिन अगर बात की जाए सदन को लेकर, क्या आपको लग रहा है कि जो अवैध खनन का मामला था, नशे का जो मामला था, कानून व्यवस्था का जो मामला था, बुजुर्ग पेंशन योजना का वो मामला था, आपको लग रहा है कि 3 दिन के अंदर वो तमाम मुद्दे जो है विपक्ष ने बखूबी उठाए और सरकार तक जो मैसेज देना था वो मैसेज विपक्ष देता हुआ बिल्कुल कामयाब हुआ है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि बहुत कम समय था इस सत्र का समय बहुत ज्यादा होना चाहिए, ताकि हरियाणा प्रदेश के सभी विधायकों को अपने अपने मुद्दे उठाने का वक्त मिल सके। दूसरी बात, डीएसपी साहब की हत्या कर दी जाती है, क्या उसके बाद अवैध खनन रुका? अवैध खनन कहीं नहीं रुका, सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे लोगों पर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। असली मगरमच्छ जो सरकार में बैठे लोग, सरकार की सह में बैठे लोग अवैध खनन करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से अभय सिंह चौटाला जी ने कहा कि भाई उन लोगों को पकड़ियो। आप एक बात बताओ, मुझे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता
होंगे, मुझे अभी मैं लेट जुड़ा हूँ, उनसे एक सवाल है कि एक कंपनी का नाम बता दीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी का नाम बता दीजिए जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया हो। ये ट्रक ड्राइवर के। चलिए अर्जुन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आपकी बात उन तक पहुंचाएंगे। जोगेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, लेकिन जो आपका ऑडियो था वो साफ नहीं आ रहा था। क्या आपको लग रहा है कि जो 3 दिन का मानसून सत्र हुआ वो वक्त मुकम्मल था, पूरा था अपनी बात को रखने के लिए? क्योंकि हुड्डा साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि वक्त बहुत कम मिला और विपक्ष की आवाज को दबाया गया। जोगेंद्र जी। जी बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है अब? हाँ जी, अब आपकी आवाज आ रही है। जी शहनवाज जी, देखिए हमने पहले ही मांग की थी कि जो सत्र है वो कम है, 3 दिन का बहुत कम सत्र होता है। बहुत गंभीर विषय छूट गए हैं जिन पे मुकम्मल जो चर्चा होनी चाहिए थी, लंबी चर्चा होनी चाहिए थी, विस्तृत चर्चा होनी चाहिए थी। और जिस तरीके से हमने प्रदेश में बढ़ते हुए मतलब अपराध के ऊपर जो प्रदेश की बदहाली है उसके ऊपर जब काम रोको प्रस्ताव एडजर्नमेंट के लिए बात कही गई तो हमारी बात नहीं सुनी गई, इसलिए विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ा। विपक्ष ने भूमिका कांग्रेस ने पूरी और जो सुरेश जी कह रहे हैं मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। 5 अगस्त को अगर किसी ने बेरोजगारी पे, महंगाई पे किसी का प्रदर्शन किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये पूछिए आप कि पूरे साउथ हरियाणा के अंदर जो है वो खनन बंद है। जब डीएसपी की हत्या होना, आप देखिए हत्या तो रुकवाने की, अवैध खनन तो इसका मतलब बहुत दिनों से जारी था, अवैध खनन बंद है और वो बदसूस जारी है। डाटम पहाड़ की स्थिति देखिए, डाटम पहाड़ में जो हादसा हुआ उसके अंदर जो तय नियम थे उन नियमों का पालन नहीं किया गया और आज तक जो है वो कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। रजिस्ट्री घोटाले पे एसआईटी बैठाई लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं आई है। शराब घोटाले पे बात हुई थी लेकिन कोई रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। बड़े अधिकारियों पे, बड़े उस लेवल पे जो सुरेश जी जो बात कर रहे थे उस बात को मैं तायद कर रहा हूँ कि कहीं भी कंपनी पे 2019 से लेकर 2022 तक लगभग 22 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिनमें खनन माफिया ने किसी न किसी प्रकार से अधिकारियों पर आक्रमण किए हैं। और एसीपी के अधिकारी के हरियाणा प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है और प्रदेश के विधायकों को धमकियां मिल रही है बाहर के फोन पर। लेकिन अगर बात की जाए जोगेंद्र जी, खनन मंत्री ने जब 2009 का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के वक्त में 2009 में इतने बड़े पैमाने पर खनन था कि आप कितने बड़े पैमाने पर? हाँ। देखिए तय नियम से पहले एक तो अब यूं कह देना कि 2009 में ऐसा होता था जैसे आज इनके सामने सवाल प्रसन्न छाती ठोके इनके सामने खड़े हैं, सवाल इनके सामने खड़े 2009 में किस प्रकार का खनन माफिया था, किस प्रकार की चीजें हुई है, कहां घटित हुई है इस प्रकार की चीजें जो अब खुली छूट है। ये सरकार खुद ये कहती है कि हमने इतने ओवरलोड ट्रकों का चालान किया है। जब ओवरलोड ट्रक का चालान हुआ है तो इसका मतलब पहले ट्रक के अंदर अवैध खनन का माल भरा गया है, पत्थर भरा गया है, तभी तो जाके चालान कटेगा। हाँ। उससे पहले घटित हो चुकी है चीजें। इनकी बात अपनी कंट्राडिक्टरी है, ये झूठे आरोप लगाते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, मुद्दों से भटकाने की बात करते हैं। ये उस वक्त भी ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक नहीं था, कोई भी रिपोर्ट इस प्रकार की दिखा दे या किसी प्रकार से 2009 में इस प्रकार की कोई बात है। ये अलग अलग आरोप जो जिस प्रकार से अगर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार के आप उस वक्त देखेंगे तो अपराधी इस प्रदेश को छोड़कर भाग गए थे। अपराध आज संगठित अपराध हो रहे हैं और जो चलिए जोगिंद्र जी आपके पास आऊंगा। चलिए हाँ, चलिए डॉक्टर शालिनी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शालिनी जी, आपने बड़े करीब से इस मानसून सत्र को देखा होगा और समझने की कोशिश की होगी। आपको लगा कि जो बुनियादी मुद्दे थे वो सदन के ऊपर उठते हुए नजर आए और उस प्रश्नकाल के दौरान जो सरकार है, जो सत्ता के अंदर मंत्री है, वो उसके सही ढंग से जवाब देते हुए नजर आए? क्योंकि एक बड़ा मुद्दा अवैध खनन का है, उससे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का और उससे भी बड़ा मुद्दा हरियाणा के अंदर जो नशे के तस्करी बढ़ती जा रही है वो एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। शालिनी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अर्जुन जी, प्रवक्ता एनएलओ को हमारे साथ लगातार जुड़ा हुए हैं। अर्जुन जी, अगर बात की जाए हरियाणा को लेकर, क्या आपको लगा कि आखिर जो मुद्दे थे वो आपने सही ढंग से रख पाए? क्योंकि एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर नशा तस्करी को भी लेकर था और जिस तरह से हरियाणा के अंदर नशा एक बड़े पैमाने पर बढ़ता हुआ नजर आया, उसको लेकर क्या आपको लगा कि एक कार्रवाई जो होनी चाहिए थी वो हुई? शहनवाज जी, देखिए मुद्दे रखने के लिए तो बहुत सारा समय चाहिए,
लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि मुद्दे रखने में इंडियन नेशनल लोकदल कहां तक, अभय सिंह चौटाला जी ने तो बहुत अच्छे से मुद्दे रखने का काम किया। उनको जितना भी समय दिया गया, उन्होंने 13 ध्यान प्रस्ताव दिए थे, लेकिन 2 से 3 उनको एक्सेप्ट किए गए। उसके बाद भी अगर आप देखें तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आंकड़ों की, अगर मैं कहूँ आंकड़ों से, उन्होंने एक जिक्र किया कि 2019 में भी उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके ये बताया था कि नशे के कारोबार में कौन कौन संपलित है, बाकायदा नाम के साथ, लेकिन उस पत्र का आज तक जवाब नहीं मिला। दूसरी बात, एनसीआरबी के आंकड़ों की तहत उन्होंने बात करी, 300 मौतें अब तक 2014 से लेकर 300-350 मौतों के लगभग नशे के कारण, ओवरडोज के कारण। और अकेले सिरसा जिले की अगर हम बात करें तो 33 से 34 मौतें वहां पर हो चुकी हैं। तो इस तरह से अभय सिंह चौटाला जी को तो आप शुरू से ही, जब से भी वो मुखर होकर के विधानसभा में मुद्दे उठाते हैं और इसी तरह से विधानसभा के बाहर मुद्दे उठाते हैं। और रही मैं कांग्रेस की अगर बात करूं, जब किसान आंदोलन की बात करें, किसान आंदोलन चल रहा था तो वो कहां पर थे? सिर्फ और सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बन रहे थे। अभय सिंह चौटाला जी ने किसान आंदोलन में इस्तीफा देने का काम किया। लेकिन अर्जुन जी, अगर बात की जाए, जो उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों के खाते में 4 करोड़ रुपए जो उनकी फसल बर्बाद हुई है उसके तहत डाल दी गए हैं, आगे भी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, मैं खुद किसान हूं, मेरे खाते में 1 रुपया नहीं आया। धन्यवाद जी। दूसरी बात, तो ये भी कहते थे कि कानून बहुत अच्छे हैं, मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते थे। जब वो वापस ले लिए गए, फिर वो कहने लगे जी ये किसी कारण से वापस बहुत अच्छे हैं। तो ये क्या है? और इसी तरह से अग्निवीर योजना बहुत अच्छी है, वो थोड़ी देर में उसको भी यही बताएंगे कि ये गलत हो गया। चलिए डॉक्टर शालिनी, मैं बता दें जी, देखिए, जिस तरह से मैं बताना चाहता हूं कि अभय सिंह चौटाला जी ने हमेशा से जनता के बीच में रहे। उन्होंने किसानों के लिए इस्तीफा देने का काम किया, दोबारा जीतकर विधानसभा गए। चलिए डॉक्टर शालिनी जी भी हमारे साथ जुड़ी है। डॉक्टर शालिनी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? विधानसभा के बाहर हो तो वह निरंतर मुद्दे उठाने का काम करते हैं। चलिए अर्जुन जी, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर शालिनी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी डॉक्टर शालिनी, मेरा यही सीधा सवाल है, एक क्या आपने जो देखा इतने करीब से मानसून सत्र को 3 दिन तक, क्या आपको लगा जो हरियाणा के बुनियादी मुद्दे थे वो विपक्ष उठाता हुआ कामयाब हुआ और सरकार उसका सही तरीके से जवाब देती हुई नजर आई है? क्योंकि 3 दिन का ये मानसून सत्र था, बहुत ही शॉर्ट ये मानसून सत्र था, कैसे देख रही हैं आप? जी शाहनवाज जी, मानसून सत्र जो 3 दिन का है तो एक तरीके से मैं कहूँ तो बहुत ही हास्यास्पद है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अगर 3 दिन का आप सत्र करते हैं और आप उसको कहते हैं कि ये काफी है किसी प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे उठाने का और उनको डिस्कस करने का, तो बहुत ही आपने लोकतंत्र का मजाक बना दिया। क्योंकि इतने गंभीर मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। हरियाणा की बेरोजगारी जो है इस वक्त वो देश की चरम सीमा पे है। लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है, जो रेप्स के आंकड़े हैं, डाउरी डेथ्स के आंकड़े हैं, चार्जशीट ना होने के आंकड़े हैं, किडनैपिंग्स के आंकड़े हैं, बच्चों के अगेंस्ट क्राइम के आंकड़े हैं, हर चीज में हरियाणा लगभग दूसरे नंबर पे है और उन स्टेट्स के साथ compete कर रहा है जो कि इस देश में पिछड़ी स्टेट्स मानी जाती हैं, जिनमें गरीबी बहुत है, जिसकी जीडीपी हरियाणा के जितनी नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिसको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि जो स्टेट, जो प्रदेश दूसरों की बजाय इतना अमीर है, उसमें इस तरह के क्राइम्स उस लेवल के होना जो कि पिछड़े हुए राज्यों में है। आप किस तरफ क्या दिशा दे रहे हैं हरियाणा को? क्या आपने सोचा है? क्या आप जो हरियाणा को एक बहुत बिजनेस डेवलपमेंट जोन बनाने की बात कर रहे हैं, इस तरीके के बढ़ते हुए क्राइम्स और इस तरह के एनसीआरबी के जो रिपोर्ट्स हैं, और अगर आपका क्राइम का ग्राफ इतना खराब है, आपको क्या नहीं समझ में आता कि बिजनेस का माहौल आपका खराब हो जाएगा तो आपके इन्वेस्टमेंट्स बाहर जाएंगे? कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा आपकी स्टेट में? आप किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? आपने एक तरफ अगर वो पॉलिसी आप ले भी आए कि जब आप कह रहे हैं कि यहाँ के यूथ के लिए प्राइवेट सेक्टर्स में कुछ जॉब्स आप रिजर्व करेंगे, वो प्राइवेट सेक्टर क्यों इन्वेस्ट करेंगे आपकी स्टेट्स में? आप स्टेट देखिए, आप तेलंगाना देखिए, आप आंध्र प्रदेश देखिए, आप साउथ के स्टेट्स देखिए, केरला देखिए, डेवलपमेंट देखिए कितना हो रहा है। जहां डेवलपमेंट हो रहा है वहां पे बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, वहां जॉब अपॉर्चुनिटी। नहीं डॉक्टर शालिनी, जो डेवलपमेंट की बात की जा रही है आप कैसे देखते हैं? क्या ये
क्या जो नशे का जो कारोबार वो बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है उसकी वजह से जो डेवलपमेंट है उसमें रुकावट आ रही है, या फिर जो एक बड़े पैमाने पर कानून व्यवस्था के साथ जो विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है कि खिलवाड़ किया जा रहा है, उसकी वजह से जो व्यापारी है वो हरियाणा का रुख करते हुए नजर नहीं आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी जगह पे अगर कोई बिजनेस शुरू होता है तो उसके लिए माहौल क्रिएट करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ती हैं। पिछले 4-5 साल में हमने ऐसा कोई मूवमेंट नहीं देखा है हरियाणा सरकार के द्वारा कि जिसकी वजह से कंपनीज को या बिजनेसेस को एनकरेज किया गया है कि आप आके हरियाणा में इन्वेस्ट करिए। आप बुनियादी मुद्दों पे लड़ते रह गए हैं। आपकी हर चीज, चाहे आप मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, चाहे आप हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, आप उस पे कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। इतना आपके पास जो फंड्स है, आप उसका क्या कर रहे हैं? क्या किया है आपने? क्या जवाबदेही है आपकी जो सरकार के प्रति? गुड़गांव आपका जो है मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करता है, आपका री इन्वेस्टमेंट वहां पे क्या है? आप उसको कितना डेवलप कर रहे हैं? किसी से ये बात छुपी नहीं है कि आप हरियाणा की सड़कें देख लीजिए, आप अभी तक यही रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं कि कौन सा एरिया गवर्नमेंट के अंडर आएगा, कौन सी सड़कें, और कौन सी प्राइवेट बिल्डर्स के अंडर आएंगी। सड़कों का हाल देखिए, आप उस मिलेनियम सिटी की बात आप कहते हैं, आपका मिलेनियम सिटी का टैग भी हट गया है। बेहद शर्म की बात है कि एक सिटी आपके पास थी, आप उसे आगे बढ़ा नहीं पाए हैं। चलिए, बिल्कुल इसके ऊपर बात की जाएगी। जोगेन जी, अगर बात की जाए, चांद के ऊपर जैसे गड्ढे हैं उस तरीके का गड्ढे हैं। क्या कितना रेवेन्यू जनरेट करता है? इतने बिजनेसेस, बेस्ट बिजनेसेस, आप सिंगापुर की बात करते हैं, आप मिलेनियम सिटीज की बात करते हैं, क्या हाल किया हुआ है आपने? हर किसी को पता है, हर बारिश में पानी जो है, जल भराव की जहां बात हो रही है, पूरे ब्रिजेस आपके डूब जाते हैं। कोई सेंस नहीं है, कोई सेंसिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल, ये काफी बड़े सवाल है। और जोगेन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके पास आऊंगा डॉक्टर शालिनी में। जोगेन जी, आप जो है यानी कि जो हुड्डा साहब है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वक्त कम मिला, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि 3 दिन के मानसून सत्र में से एक दिन तो आप वर्कआउट करते हुए ही नजर आए। जोगेन जी, देखिए, हमने प्रदेश की देखिए, प्रदेश की जो बदहाली है, प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, उसकी इतनी बुरी स्थिति कि एक एसीपी को इस प्रकार से इतनी निर्मम हत्या की, एसीपी इतने बड़े अधिकारी की, और विधायकों को धमकियां। पहले क्या कभी इस प्रदेश में कभी ऐसा हुआ है कि खनन माफिया का इतना मनोबल बढ़ जाए कि वो एक एसीपी की निर्मम हत्या कर दे? क्या 6 विधायकों को धमकियां मिले? लेकिन और एक विधायक के घर पे इन तमाम सवालों को रखने से पहले क्या इन सवालों के लिए मुख्य विपक्षी कांग्रेस पार्टी निभाते नजर आ रही है, वो अपनी बात रखते हुए नजर नहीं आई? जी, बात रखते हुए क्यों नहीं आए? हमने एडजॉर्न काम रोको प्रस्ताव के लिए वो किया, एडजॉर्नमेंट मांगा हमने, क्यों नहीं? विशेष चर्चा होनी चाहिए थी। क्या एक सिर्फ सवाल उठाने से एक विशेष चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? हमने कहा रजिस्ट्रियों पे जो एसआईटी है, आज तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। डाडम पहाड़ पे इन्होंने अगर डाडम पहाड़ के ऊपर इन्होंने ढंग से कार्रवाई करके अब तक रिपोर्ट आई हुई होती तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटित होती। इनका प्रिवेंटिव मेजर जो है, देखिए, जो भी है पुलिस तंत्र है वो 3 प्रकार से काम करता है। वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। एक उसकी सीआईडी है, उसका खुफिया तंत्र है कि आप इतने दिनों से, इनकी 8 साल की सरकार है, दूसरों पर इधर से उधर आरोप लगाने से काम नहीं चलता है। पूरे साउथ हरियाणा के अंदर, अरावली के अंदर खनन को बिल्कुल बंद कर रखा है। तो सवाल ये उठता है कि डीएसपी तो उस खनन को बंद करवाने के लिए गए थे, इसका मतलब खनन तो कभी से हो रहा था। उस खनन माफिया के पीछे कितने बड़े चेहरे छुपे हुए हैं। एक बस उस पे डंपर के कंडक्टर पर, ड्राइवर पे मुकदमा दर्ज करके उन बड़ी सरकार तो ये साफ तौर पर कह रही है ना कि जब खनन माफिया उस जगह थे उनको कार्रवाई की गई, गिरफ्तारियां की गई हैं और आगे ये सब ना हो उसको लेकर गठन किया गया, टीम का गठन किया गया है। किसकी गिरफ्तारियां की गई? किसकी गिरफ्तारियां की गई? मैं हम शहनवाज जी यही तो कह रहे हैं। डाडम पहाड़ में, और अकेला यहाँ के खनन की बात नहीं है, चाहे आप पूरा का पूरा मतलब अंबाला के वहां देख लीजिए, चाहे यमुना के देख लीजिए, पूरी की पूरी जो मतलब नियम है ग्रीन ट्रिब्यूनल के, क्या उनका पालन हो रहा है? किस प्रकार से जो है हिम्मत बढ़ी हुई है खनन माफिया की। 22 घटनाएं 2019 से लेकर 2022 तक की इस प्रकार के की हो चुकी है। और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी है। और आप देखिए
कि एक विधायक के भाई गायब है बलबीर वाल्मीकि के इस राणा से। उन्होंने बार बार, एक विधायक ने तो इस्तीफे तक की पेश कर दी थी सुरेंद्र पवार जी ने, और जो हमारे नरेश शर्मा जी हैं जो पटौदी में रहते हैं, उनके घर पे 5 व्यक्ति जाके इस प्रकार की धमकी देते हैं और सरकार ये कहती है। और नशे के अंदर जो ये कहते हैं ना, हमें FIR की है, नशे में 2 प्रकार के अपराध हैं, एक नशा लेना और एक नशे की तस्करी करना। नशा लेने पे कितनी FIR हुई है और नशे की तस्करी जो सीमाओं से हुई है, क्या हरियाणा प्रदेश की स्थिति इस सरकार से पहले नशे को लेकर पंजाब का तो उड़ता हुआ पंजाब का तो नाम सुनते थे, उड़ते हुए पंजाब पे फिल्में भी बनी और चिंताएं भी हुई। आज वो चिंता, आज इस प्रदेश की जो है वो चिंता का विषय है और इस पे क्या बड़ा मंथन नहीं होना चाहिए। चलिए डॉक्टर शालिनी, फिर मैं अर्जुन जी आपके पास आऊंगा। एक छोटा सा रिएक्शन डॉक्टर शालिनी आपसे लेना चाह रहा हूँ। क्या आपको लगा जो 3 दिन का मानसून सत्र है, बात पूरी होने से जी, क्यों काम रोको प्रस्ताव पे क्यों नहीं एडजॉर्नमेंट को स्वीकार किया गया, क्यों नहीं सब विपक्ष को पूरा का पूरा समय दिया गया कि इस बात पे विस्तृत चर्चाएं हो सकती थी। हाँ चलिए डॉक्टर शालिनी, एक बात मैं ये समझना आपसे चाहूंगा कि जो अब कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि विपक्ष को समय नहीं दिया गया, जनता के मुद्दे उठाने का वक्त नहीं दिया गया, लेकिन 3 दिन में से 1 दिन तो खुद कांग्रेस पार्टी वॉकआउट करती हुई नजर आई थी। जी शाहनवाज जी, देखिए मैं लगभग हर बार अपने हर अपीयरेंस में यही एक चीज पॉइंट आउट करती हूँ कि आजकल की राजनीति जो है, आजकल के राजनीतिज्ञ जो हैं, वो सिर्फ इलेक्शन टाइम पे ही मुद्दों को इतनी हवा देते हैं। ज्यादातर जब आपको जमीनी काम करने की जरूरत होती है, वहां आप देखते हैं कि जनता अपने खुद मुद्दे उठा के आगे बढ़ती है। ये तो किसान मूवमेंट के बाद अगर आप देखें, तब सिर्फ थोड़ी सी गहमा गहमी शुरू हुई है पॉलिटिकल पार्टीज में, वरना जमीन के काम किसान मूवमेंट में अपने आप को, किसान को आगे बढ़ के अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी। जैसे कि आप जगह जगह पे देख लें, आप आंगनबाड़ी वर्कर्स को देख लीजिए, वो अपनी लड़ाइयां खुद लड़ते हैं। आप किसी लेबर यूनियन की देख लीजिए, वो अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। कितने तबके हरियाणा में इस वक्त हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा अपने मुद्दों को लेकर खोला हुआ है। ये काम जो विपक्षी पार्टियों का होता है, विपक्षी पार्टियां अपने ही आपस में अपनी लड़ाइयां खत्म नहीं कर पाती हैं। आ रहा अर्जुन जी आपके पास। डॉक्टर शालिनी, ये एक बारीक और बुनियादी सवाल है कि अगर सड़क से लेकर संसद विधानसभा तक अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाता हुआ नजर आएगा तो क्या विपक्ष इसमें कमजोर दिखाई नहीं दे रहा है? बिल्कुल, देखिए ये कहा भी गया है कि जिस दिन सड़क खामोश हो जाएगी उस दिन संसद खामोश हो जाएगी। तो राजनीति में, खासकर कि लोकतंत्र में जो लड़ाइयां हैं वो सड़क से शुरू की जाती हैं और राजनीतिक पार्टियों का ये कर्तव्य है और ये कर्तव्य इन्होंने अपने ऊपर लिया है कि हम जनता के मुद्दे जनता के लेवल पे उठाएंगे। जनता का जो आखिरी लेवल है वो आपका असेंबली है, सबसे ऊंचा। तो जब आप सड़क से ही नहीं जुड़े होंगे लोगों के साथ, तो असेंबली में क्या जुड़ने की बात आप कहेंगे? ये एक बड़ा और बुनियादी सवाल भी है कि विपक्ष का आखिर रवैया कैसा। अर्जुन जी आप अपनी बात पूरी करिए। और साथ ही साथ मेरा ये भी सवाल है कि जो 3 दिन की कार्रवाई थी, कांग्रेस पार्टी का जो रवैया 1 दिन रहा वॉकआउट करने का, क्या वो भुनाया नहीं जा सकता था? क्या उसमें सवाल जवाब नहीं किए जा सकते थे सरकार से? देखिए, डॉक्टर शालिनी जी ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां जब इलेक्शन होता है तो इसी टाइम पे आते हैं। किसान आंदोलन में कहा थे। मैं मैडम जी को बताना चाहूंगा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों के हक में इस्तीफा देने का काम किया। निरंतर ट्रैक्टर यात्रा उन्होंने निकाली, हर बॉर्डर पर, प्रदेश के, देश के हर बॉर्डर पर उन्होंने जा करके किसानों के साथ खड़े होने का काम किया। और आंगनबाड़ी की बात की मैडम ने कि जब कभी महिलाओं का होता, जब आंगनबाड़ी का पूरे प्रदेश में मुद्दा चल रहा था, जब आंगनबाड़ी की वर्कर स्ट्राइक पर थी, तो पंचकुला में एक बहुत बड़ा प्रदूषण आंगनबाड़ी वर्कर्स ने किया था। वहां पर अभय सिंह चौटाला जी उनके बीच में खड़े थे। मैडम जी, लेकिन अर्जुन जी, दुष्यंत चौटाला जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसानों के साथ तो हमारी गवर्नमेंट भी खड़ी है। 4 करोड़ रुपए हमने उनके खातों में डाल दिए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उनको लाभ दिया जा रहा है। तो ये तो गवर्नमेंट के जो उप मुख्यमंत्री है वो भी इस बात को दावा कर रहे हैं। शहनवाज जी, ये सवाल आप पहले भी कर चुके हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। जब एक पूरे देश में कोई चपड़ासी पद से इस्तीफा दे के दिखला दे, वो भी किसानों के हक में, मैडम जी को बताना चाहूंगा कि मैं अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा देने का काम किया। दूसरी बात, विधानसभा में
अभय सिंह चौटाला जी से जितने भी मुद्दे मिले उनको उठाने का काम किया। रही बात, आपने एक सवाल पूछा कि कांग्रेस तो आप अपनी वर्चस्व की लड़ रही है, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, वहां पर भी देखिए किस तरह से गुत्तम गुत्ता होंगे, वो चुनाव हार गए। दूसरी बात, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ हुड्डा और उसके बेटे अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको प्रदेश के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। अब रही पेंशन की बात, पेंशन के लिए हरियाणा प्रदेश में 5 अगस्त को हमने पूरे प्रदेश में हर जिला के मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का काम किया। और अभय सिंह के साथ साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जैसे मैडम ने कहा कि जनता के साथ सड़कों पर होनी चाहिए, हम सड़कों पर ही रहते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा से जनता के साथ है, चाहे वो विधानसभा की बात हो, चाहे वो विधानसभा के बाहर की बात हो। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा से जनता की। जोगेंद्र जी आपके पास आऊंगा। डॉक्टर शालिनी, आप अपनी बात पूरी करिए। साफ तौर पर इनेलो के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी तो सड़क से लेकर संसद और विधानसभा तक जनता के मुद्दों की बात उठाती रहती है। जी शाहनवाज जी, अर्जुन सिंह जी की इस बात से मैं पूर्णतया सहमत हूं। जो वो कह रहे हैं कि अभय चौटाला जी एक अकेले हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया और वो उस वक्त किसानों के साथ खड़े थे। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जो है जब वो बोलते हैं तो वो पूरे आंकड़ों के साथ बोलते हैं, वो एक लीडर की बात कर रहे हैं। ये त्रासदी है इस प्रदेश की इस वक्त कि जिस पार्टी के वो लीडर है वो पार्टी खुद इतनी छिन्न भिन्न हो चुकी है। और इस वक्त माहौल में INLD हाशिए पे पहुंचा दी गई है। लेकिन जो एक ऐसी पार्टी है, एक सेकेंड अर्जुन सिंह जी, मुझे खत्म कर लेने दीजिए। क्योंकि एक सेकेंड, आप अपने नंबर की वजह से हाशिए पे पहुंचे हुए हैं। हाँ, अरे अर्जुन, उनका डॉक्टर शालिनी का कहने का मतलब ये कि आपके जो मेंबर हैं, जो असेंबली के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर है, मेंबर जो है वो बहुत ज्यादा कम है, इस वजह से उन्होंने ये कहा है। डॉक्टर शालिनी, आंकड़ों में हाशिए पे पहुंचे। देखिए, इस वक्त जो बात हो रही थी, जो सवाल मुझसे पूछा गया था वो कांग्रेस को लेके पूछा गया था। इस वक्त आपके कंपैरिजन में कांग्रेस के नंबर्स बहुत ज्यादा है, प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, तो इम्पैक्ट जो है असेंबली में बोलने का जो वो उनका हो सकता है, उन्होंने वो अपनी जो जिम्मेदारी है वो नहीं निभाई है। मेरा जवाब कांग्रेस को इस वक्त उस पॉलिटिकल पार्टी को लेके था जिसके पास इतनी मौजूदगी है। इस वक्त आ रहा हूं जोगेंद्र जी, आपके पास भी आ रहा हूं। हाँ, ये जानते हुए कि 3 दिन आपके पास है, आपका एक वॉकआउट करना, ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन में, आप एक वॉकआउट की बजाय वो 3 दिन जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से सरकार को घेरे में लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। हाँ बिल्कुल, यही मेरा कहने का मतलब भी था। जोगेंद्र जी, एक साफ तौर पर एक मैसेज जो जनता के बीच में जाना चाहिए था कि 3 दिन को भी विपक्ष ने बखूबी भुनाया है और जो जनता के अहम मुद्दे थे उसको सदन के अंदर उठाते हुए नजर आए। क्या अब वो एक मैं आपकी इस बात का भी जवाब दे दूं, पहले चुड़ैल साहब की बात का जवाब दे दूं। किसान आंदोलन के अंदर अगर किसी ने आंकड़ों के साथ और कानून पे, अगर माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने, हमारे राज्यसभा सांसद ने, उनकी डिबेटें, उनकी आप राज्यसभा में डिबेट देखिए, अगर किसान आंदोलन पे अर्जुन जी एक एक करके आपके पास आ रहा हूं, भाग गए थे, अविश्वास प्रस्ताव में 1 वोट घटाई थी और अब राज्यसभा में इनकी वोट डालने के काम किए इन्होंने। और 5 तारीख को किसने प्रदर्शन किया है? कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक अपनी जो है। लेकिन जोगेंद्र जी, एक बात ये भी है कि कांग्रेस पार्टी खुद जुड़ती हुई नजर आ रही है। आपकी क्या पार्टी के अंदर खुद 2 फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या कोई 2 फाड़ नहीं है, कहीं भी कोई 2 फाड़ नहीं है। एक आध व्यक्ति के 29 विधायक आज भी एकजुट, 29 विधायक चिंतन शिविर में एकजुट 29 विधायक। अरे जोगेंद्र जी, आप मंथन कर रहे हैं, 1 अगस्त को आपने मंथन किया, वहां पर विवेक बंसल का ना पहुंचना और विवेक बंसल का कहना कि मैं पार्टी के साथ खड़ा हुआ हूं। क्या कांग्रेस पार्टी 2 फाड़ होती हुई नजर आ रही है और इसका खामियाजा जनता उठाती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो जनता की आवाज बनता हुआ कौन नजर आएगा? जब संसद के अंदर विपक्ष की आवाज को सुनाई नहीं देने दिया जाएगा, वहां पर कोई
प्रयोजन ही पूरा नहीं होगा। जब हमने विशेष चर्चा की मांग की, एडजॉर्नमेंट की मांग की, जब उस मांग को माना नहीं गया तो प्रदेश की जनता को बाहर आके ये बताना जरूरी था कि संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर किस प्रकार का कार्य जो है वो संख्या बल के उस पर किया जा रहा है। मैसेज राजनीति का जाता जोगेंद्र, अगर आप विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं और 3 दिन का जो सत्र है उसमें से भी 1 दिन वॉकआउट कर रहे हैं, तो 2 दिन के अंदर आप क्या कुछ बातें रख पाएंगे? नहीं हो रहा है किसी प्रकार की जो विशेष चर्चा की मांग की हमने, विशेष चर्चा के प्रस्ताव को क्यों नहीं स्वीकार किया गया? जब हमारे जब बात ही नहीं सुनी जाएगी, बात करने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, वहां हम सरकार की सुनते रहे क्या? सरकार के झूठे जवाब सुनते रहे? जनता को ये ना बताए, जनता को वर्कआउट ना करते तो क्या करते? आपको संख्या बल के उस पर ना बोलना दिया जाए, जब आपको संख्या बल के उस पे, तो वॉकआउट भी एक प्रजातंत्र के अंदर एक विरोध है। चलिए अर्जुन जी, आप तो कुछ कहना चाह रहे हैं, डॉक्टर शालिनी फिर मैं आपके पास आता हूं। अर्जुन जी देखिए, विपक्ष की जो भूमिका कांग्रेस को दी गई है वो उसको निभाने का काम नहीं कर रही। दूसरी बात, शहनवाज जी, एक आज आपकी डिबेट में अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या उनके सहयोगी जेजेपी के प्रवक्ता होते तो उनसे जवाब लेते। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, उनका होना बहुत जरूरी था, क्योंकि उनकी सहयोगी पार्टी 5100 रुपए पेंशन का वादा करती है, वो अब तक नहीं हुए और ऊपर से पेंशनें काटी जा रही। ये एक बहुत बड़ी बात है, उनका होना जरूरी था। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे मोर साहब, मैं यही कहना चाहूंगा कि विपक्ष की भूमिका उनको दी गई है, लेकिन वो कहीं पर नजर नहीं आते। और इन्होंने कहा कि हम किसान आंदोलन में थे, कहां पर थे? दीपेंद्र जी के सिवाय आवाज नहीं उठाई और आप तो ऐसे पते के भाग गए। भागना कोई थोड़ा ना होता है। कौन से एक फोटो दिखाइए मोर साहब, एक फोटो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, एक फोटो दीपेंद्र हुड्डा जी हर मोर्चे पे गए हैं। दीपेंद्र जी गए हर दिखाइए, दिखाओ दीपेंद्र जी हर मोर्चे पे। दीपेंद्र जी मोर्चे पे लगा लीजिए इस बात की। दीपेंद्र जी चलिए एक एक करके अर्जुन जी, चलिए एक साथ रहा हूँ मैं दीपेंद्र जी के साथ, सादापुर बॉर्डर में खुद साथ रहा हूँ दीपेंद्र जी के साथ। चौटाला जी को कह रहे हैं कि इस्तीफा देकर चौटाला जी तो भाग रहे थे जब अविश्वास दोबारा चुनाव जीतकर विधानसभा में कर दी थी विपक्ष की, कम कर दी थी अविश्वास प्रस्ताव। जब किसान, चलिए जोगेंद्र जी, अर्जुन जी आपके पास आऊंगा, फिर वक्त जो है वो खत्म होते हुए चला जाएगा। डॉक्टर शालिनी भी अपनी बात रखना चाह रही थी। अर्जुन जी आपके पास आऊंगा, जोगेंद्र जी आपके पास भी आपके पास अवसर था कि आप वोट डालते, आप अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, आपके पास हम तो वोट कर देते, डालने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चलिए अर्जुन जी, जोगेंद्र जी, फिर वक्त जो है वो खत्म हो जाएगा। डॉक्टर शालिनी आप कुछ कहना चाह रहे थे? डॉक्टर शालिनी, अर्जुन जी आ रहा हूँ आपके पास, अर्जुन जी आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर शालिनी, इस देश की राजनीतिक पार्टी, खासकर की जो नेशनल लेवल की पार्टीज हैं, उनको ये चीज समझनी पड़ेगी और ये चीज माननी पड़ेगी कि इस देश के पिछले कई सालों की जो सबसे बड़ी जो मूवमेंट है, जो किसान आंदोलन है, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं लड़ा, वो एक आम आदमी ने खुद ने लड़ा, अपनी लड़ाई खुद लड़के वो जीते हैं। उसका कोई भी श्रेय जो राजनीतिक पार्टियां लेना चाह रही हैं, तो मैं यही कहूंगी कि थोड़ी सी शर्म रखिए। जो कार्य आप करने आए थे राजनीति में, जो कार्य एक आम आदमी को ने आपके हाथ में सौंपा है कि आप उसकी लड़ाइयां लड़ सके, मेरे बीच में नहीं बोलिएगा, मैं नहीं आपके जो लड़ाइयां आपको लड़नी चाहिए आम आदमी के लिए, जिस चीज के लिए आपको वोट देके भेजा जाता है। जब लोकसभा में बिल पास हो रहा था, उस वक्त आप लोग सो रहे थे? नहीं, डिबेट उस वक्त आप लोग सो रहे थे। आप मेरी बात सुनिए, कंप्लीट करने दीजिए। एक दीपेंद्र हुड्डा अलग नहीं है, आप एक नेशनल पार्टी के मेंबर हैं। जब हम बात कर रहे हैं तो आपकी पूरी पार्टी की बात की जाएगी। अगर आप किसान आंदोलन की बात करेंगे तो याद रखिए ये चीज। और जब किसान आंदोलन, जब आम आदमी को अपनी लड़ाइयां, अपना खाना पीना, अपनी रोजगार छोड़ के सड़कों पे आ जाना पड़ता है और साल भर उसे सड़कों पे रहना पड़ता है, तो ये चीज आप लोगों को सोचनी पड़ेगी कि किस
क्या हालत हो चुकी है आप संक्षेप में डॉक्टर शालिनी, संक्षेप में क्या हालत हो चुकी है विपक्ष की कि आप एक सुदृढ़ विपक्ष तक नहीं दे पा रहे हैं इस देश को। डॉक्टर शालिनी, संक्षेप में। जी, तो ये मुद्दा कृपया करके किसान आंदोलन के ऊपर आप श्रेय लेने की कोशिश ना करें। बिल्कुल, वो आम आदमी की लड़ाई थी, उसने वही लड़ी और जोगेंद्र जी जवाब दीजिए, संक्षेप में जवाब दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, अनएम्प्लॉयमेंट पे शहनवाजी, संक्षेप में जोगेंद्र जी, संक्षेप में। पूरे 4-5 सालों पे कितना आप लोग बोले इस बात का कि डॉक्टर शालिनी को यही नहीं शायद क्लियर है कि वो बिल किस प्रकार से धक्काशाही करके पास किए गए थे, पहले ऑर्डिनेंस लेके आए थे उन पे तो। लेकिन डॉक्टर शालिनी का साफ तौर पर यह कहना है कि जब किसान धरना प्रदर्शन करने लगा तो उसका श्रेय जो है वो पार्टियां लेने आ गई। जब लगा कि ये धरना सफल होता हुआ नजर आ रहा है, लाठी खाने के लिए विपक्ष की पार्टियां दिखाई नहीं दे रही थी। अर्जुन जी, फाइनल कमेंट आपसे दूंगा क्योंकि वक्त जो है वो थोड़ा कम है। किसान आंदोलन का हिस्सा थी मैं। हाँ, डॉक्टर शालिनी, कि किसान आंदोलन के बिल के बारे में क्या बात थी। चलिए अर्जुन जी, फाइनल कमेंट, वक्त जो है वो थोड़ा कम है। मैं पहली इंसान थी जिसने बताया था कि मूवमेंट शुरू होगी। वोटिंग की थी। जोगेंद्र जी वक्त थोड़ा कम है। अर्जुन जी से एक फाइनल कमेंट ले लेता हूँ। कितना नहीं, आम आदमी के आंदोलन का श्रेय आप लेने की कोशिश न करें। वोटिंग की मांग की थी कि नहीं की थी हमने? वोटिंग की मांग की थी कि नहीं की थी? क्या वोटिंग करवाई थी सरकार ने? अरे तो वोटिंग होती तब कौन सा रोक लेते? जोगेंद्र जी, अगर वोटिंग होती तब कौन सा रोक लेते आप ये बताइए। चलिए अर्जुन जी फाइनल कमेंट दीजिए क्योंकि वक्त जो है वो कम हो रहा है। उस वक्त वॉकआउट करते आप लोग लोकसभा से, अपनी सीट आप थ्रेटन करते पूरी गवर्नमेंट को। किया आपने? हाँ, हमने किया। आप छोड़ते अपनी सीट छोड़िए आपने। प्रोटेस्ट किए हमने वहाँ पे। चलिए आपको तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर शालिनी यादव राजनीति एक्सपर्ट और अर्जुन सुडेल जी प्रवक्ता इनेलो और जोगेंद्र मोर प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। आपको बताएं कि विधानसभा का 3 दिन का सत्र चला और मानसून सत्र के दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष में काफी तीखी नोकझोंक भी होती हुई नजर आई। लेकिन आगे क्या कुछ होगा, किस तरह से जो हरियाणा की गवर्नमेंट है और पक्ष और विपक्ष है वो आगे बढ़ते हुए काम करते हुए नजर आएंगे, इसके ऊपर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।